Hello all, a very warm welcome to our channel. So this is the first lecture in our new series Weekly Update. So from this year we have started a new series of Weekly Update, Weekly Income Tax Update, in which we'll publish a video on every Sunday discussing the recent update in the income tax world. Okay? The recent circulars, notification, case laws which are of relevance of public at large. Okay? So this is the first lecture in that series which we have published in two parts. One part is discussing the amendments brought in by the Finance Act 2023, and the second part we will discuss the normal updates of case law, circular notification, etc. So this is part one, where we will discuss the amendment which is brought in at the time of passing the Finance Bill 2023 into Finance Act 2023. The income tax amendment which are relevant to public, to general public. Okay. The first amendment was in the tax rates. तो टैक्स रेट में फर्स्ट अमेंडमेंट आया है. एज यू ऑल नो कि जब बिल प्रेजेंट हुआ तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, बहुत बेनिफिट दिए गए. अपना स्लैब चेंज किया उसका, 0 to 3 लाख नील 3 to 6 हो गया, 5%, 6 to 9, 10% एंड सो ऑन. रिबेट दिया गया कि अब 7 लाख तक 25,000 का रिबेट मिलेगा. कहने का मतलब है कि 7 लाख तक का टोटल इनकम है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. एंड rather now the new tax regime is the default tax regime. कहने का मतलब है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आप ऑप्ट नहीं कर दे कि कौन सी स्कीम में टीडीएस कटेगा, तो अब बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम का फॉलो करते हुए टीडीएस कटेगा. सेम वे गोज विद द पेंशन. अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आपका जो एम्प्लॉयर है, बैंक है, वो न्यू टैक्स रिजीम में टीडीएस काटेगा अनलेस यू स्पेसिफिकली से दैट आई वांट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम. ठीक है जी. तो सारा अमेंडमेंट था जो हमारा फाइनेंस बिल के टाइम हुआ था, विच वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन बाय द फाइनेंस एक्ट. तो ये सब डिस्कस किया जस्ट टू ब्रश अप. अब फाइनेंस एक्ट के टाइम क्या चेंज आया इसमें, बिल ने इसमें एक रिबेट दिया था कि अगर टोटल इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा 25,000 का. ठीक है जी. बिकॉज 7 लाख तक टैक्स भी 25,000 ही बनता है. कैसे? 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, तो ये कितना हो गया 15,000 रुपये, और 6 से 7 लाख पे 10%, 10,000 रुपये, तो 15 से 25,000 पर टैक्स हो गया, 25,000 की रिबेट दे दी. तो कहने का मतलब है कि अगर 7 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं होता. तो बट इन्होंने क्या कहा, एक्ट बनाते टाइम टैक्स में दे हैव अलाउड द मार्जिनल रिलीफ, द बेनिफिट ऑफ मार्जिनल रिलीफ फॉर द रिबेट एज वेल. तो रिबेट में भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया, जैसे सरचार्ज में मिलता था. कहने का मतलब है कि अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो टैक्स 25,000 का हो जाता है, रिबेट मिलकर टैक्स पेबल नील हो जाता है. अगर आपकी इनकम 7,10,000 की है तो टैक्स कितना हो जाता है, 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख तक 5%, 15,000, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, तो 1,10,000 पे 10% हुआ 11,000, 15 11 26,000, तो 26,000 टैक्स होता है. बट आपकी इनकम कितनी बड़ी है 7 लाख से 10,000, तो आपका जो एडिशनल टैक्स है कैन नॉट एक्सीड द एडिशनल इनकम. तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी पेबल आएगा वो 10,000 आएगा, आपको 16,000 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा. ठीक है. सिमिलर वे जैसे हम सरचार्ज में कंप्यूट करते हैं, अब रिबेट के लिए भी ये बेनिफिट दे दिया कि अगर इनकम मार्जिनली अबव है देन द थ्रेशोल्ड 7 लाख तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा. ठीक है. तो एक तो ये चेंज आया है. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज बच्चों, माय फ्रेंड, सॉरी आई एम कॉलिंग बच्चों, सॉरी. तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज केम इन द सेक्शन 115A. इस सेक्शन में एनआर की इनकम ग्रॉस बेस पे टैक्स होती है. कौन कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस. तो डिविडेंड इनकम जो 20% पे टैक्स होती है वो 20% पे टैक्स होगी. बट एक छोटा सा चेंज किया इन्होंने, अगर डिविडेंड किसी यूनिट से मिलता है विच यूनिट से लोकेटेड इन IFSC गिफ्ट सिटी में गुजरात में, तो अगर वहां पे लोकेटेड है, वहां से डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड कंसेशन रेट पे टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ एनआर और फॉरेन कंपनी एट द रेट ऑफ 10%. द मेजर चेंज इज ब्रॉट इन द टैक्स रेट ऑफ रॉयल्टी एंड FTS फी फॉर टेक्निकल सर्विस. जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन और फॉरेन कंपनी को जो रॉयल्टी और FTS की इनकम है उस पर सेक्शन 115A में टैक्स लगेगा 20%. अर्लियर इट वाज 10%. इमीडिएटली डबल हो गया है. और हमें याद है कि आई थिंक 2020 या फिर 2021 में एक अमेंडमेंट आया था, रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका TDS कटा है एट द रेट प्रोवाइडेड सेक्शन 115A. तो इवन इफ अगर नॉन रेजिडेंट ट्रीटी कवर्ड है और उसका TDS कम रेट पे कट रहा है बिकॉज अंडर ट्रीटी द रेट इज रिड्यूस, रेट इज लेस, तो भी उसको रिटर्न भरना पड़ेगा बिकॉज उसका TDS जो है वो अपना 115A के रेट पे नहीं कटा. दिस इज अ वेरी बिग अमेंडमेंट.
इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो रॉयल्टी और एफटीएस का रेट जो है वो चेंज कर दिया फ्रॉम 10% टू 20%। सेकेंड जो चेंजेस हैं वो है टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस में। टीसीएस में एक सेक्शन है 206C1G जो जिसका क्लॉज ए क्या कहता है, अगर आप बाहर अमाउंट रेमिट कर रहे हो अंडर द लिबरल रेमिटेंस स्कीम तो टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। और क्लॉज बी कहता है अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम खरीद रहे हो तो टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। 206(1)G में जो टीसीएस का रेट है फ्रॉम 5% इट वाज इंक्रीज टू 20% अंडर द बिल। ये बिल में ही हो गया था। और भी बहुत सारे चेंजेस आए थे कि एजुकेशन और मेडिकल पर्पज के लिए अगर आप पैसा ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो रेट 5% होगा, और अगर आपने एजुकेशन लोन लेके आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो 0.5 का 0.5 ही रहेगा। ठीक है, ये बिल के चेंजेस हैं। एक्ट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कह दिया अगर आप एलआर स्कीम के साथ ट्रांसमिट कर रहे हो पैसा इवन विद इन इंडिया तो भी आपका 206C1G में टीसीएस कलेक्ट होगा, जो भी रेट है 20% पे। विद इन इंडिया में एलआरएस में कैसे ट्रांसफर करोगे, दे मीन अगर गिफ्ट सिटी में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो अंडर द एलआरएस तो आपको टीसीएस कलेक्ट होगा, आप जितना भी ट्रांसमिट कर रहे हो एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है जी, बट सिंस ये 20% का रेट बहुत ज्यादा हो गया टीसीएस में, तो और एक सेक्शन होता है 206CCA। ये क्या सेक्शन है, सीसी कहता है कि अगर आपने जो जिसका आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो वो आपको पैन नहीं देता, या फिर वो स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब उसने पिछले साल की रिटर्न नहीं भरी है और पिछले साल उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ऊपर था जो मुझे पड़ा हुआ है, तो टीसीएस का रेट क्या हो जाता है ट्वाइस द रेट और 5% विच इज हायर। तो 1G में जो ट्वाइस द रेट करोगे तो 20% है तो ट्वाइस द रेट हो गया 40% और 5% चाहिए मतलब 40% का टीसीएस कलेक्ट होगा, वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है। तो 206CCA इन्होंने अमेंड कर दिए। इन्होंने कह दिया कि इन सेक्शंस में अगर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो टीसीएस का रेट 20% से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली फॉर 206C1G है, बाकी किसी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ये। बाकी सब में जो टीसीएस का रेट है वो 10% से काफी कम ही है। ठीक है ना, तो छोटा सा अमेंडमेंट ये था। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया बजट पास करते टाइम कि जो 1026AAA था वो सिक्किम इंडिविजुअल्स को एग्जम्पशन देता है उनकी इनकम फ्रॉम सोर्स इन सिक्किम। तो सुप्रीम कोर्ट का रीजन आया था कि इसमें जो सिक्किम वुमेन है इफ दे मैरी अ नॉन सिक्किम इंडिविजुअल तो ये एग्जम्पशन उनकी विड्रॉ हो जाती है, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल जो डोमिसाइल सिक्किम में उनको इस एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो अमेंडमेंट ला दिया इन दोनों लोगों को भी, इन दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल को भी इस एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। इवन इफ नाउ अ सिक्किमीज वुमेन हु मैरी अ नॉन सिक्किमीज पर्सन she shall continue to be eligible for the benefit of 1026AAA, or any individual who is domiciled in Sikkim he shall get the benefit of 1026AAA। ठीक है जी। कैपिटल गेन MLD मार्केट लिंक डिबेंचर, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। बिल में ये बहुत मेजर अमेंडमेंट आया था जिसके चक्कर में बैंक्स को बहुत फायदा हुआ, बिकॉज नाउ पीपल आर टर्निंग टूवर्ड्स बैंक FD इंस्टेड ऑफ MLD मार्केटिंग डिबेंचर। ये मार्केटिंग डिबेंचर होते क्या हैं, जैसे आपको पता है इसमें प्रिंसिपल जो होता है वो आपका सिक्योर होता है, और जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है वो लिंक होता है टू सम इंस्ट्रूमेंट, मे बी द इंडेक्स निफ्टी 50 से या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट से, तो उसी परफॉर्मेंस से आपका इंटरेस्ट लिंक किया जाता है मार्केट लिंक। बेनिफिट क्या होता था, ये मार्केट लिंक डिबेंचर से अपना अगर इनको आप बिफोर मैच्योरिटी सेल कर देते हैं तो आपको गेन जो होता है इट क्वालिफाइज द कैपिटल गेन, और अगर एक साल होल्ड करने के बाद ट्रांसफर करते हो तो दैट गेन क्वालिफाइज एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर डिबेंचर लिस्टेड है तो दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है जी, तो टैक्स रेट बहुत कम था एज कम्पेयर टू बैंक FDs, तो इसलिए ये अपना अट्रैक्टिव थे फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्यों, बिकॉज में आई थिंक मिनिमम कोटा होता है 25 लाख मिनिमम अमाउंट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो नॉर्मली HNIs जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। Now, to bring it to a parity to the bank FDs and other derivative instrument, amendment has brought in a new section 50AA बिल में आ गया था, जिन्होंने कहा था जो भी अमाउंट आपको ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर और मैच्योरिटी मिलेगा फ्रॉम दिस मार्केटिंग डिबेंचर इट विल क्वालिफाई एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएंगे, कहा जाएगा उसको इरिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ होल्डिंग। पहले क्या होता था, पहले अगर आपको मैच्योरिटी पे कुछ अमाउंट मिलता था तो वो इंटरेस्ट क्वालिफाई होता था, बट अब इन्होंने क्या कह दिया, अब आपको चाहे ट्रांसफर पे बिफोर मैच्योरिटी
और इवन ऑन मैच्योरिटी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो जो पैसा मिल रहा है वो सारा सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, आप इंटरेस्ट क्वालिफाई होगा ही नहीं। ठीक है जी। तो बट अमेंडमेंट ये तो सब बिल में आ गया था। अब फाइनेंस एक्ट ने क्या अमेंडमेंट किया, उन्होंने जो सेक्शन 50AA था, जो ये सेक्शन कहता था कि एमएलडी में आप जो पैसा मिलेगा एमएलडी के ट्रांसफर मैच्योरिटी पे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसका स्कोप बढ़ा दिया। नाउ 50AA इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड फंड। और स्पेसिफाइड फंड्स कौन से हैं? द फंड्स वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल प्रोसीड्स इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। मतलब डेप्ट फंड्स की बात करते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड की, जो 35% से कम पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अब उनको भी बेचने पे जो भी पैसा मिलेगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है जी। बट वो जो फंड्स हैं इफ दे आर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, ये चीज एमएलडी में नहीं है। एमएलडी चाहे पहले भी एक्वायर किए हो, कोई ग्रांटफादर नहीं दी गई, अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद उनका पैसा मिल रहा है तो वो शॉर्ट टर्म होगा। और स्पेसिफाइड फंड शॉर्ट टर्म 50AA जब भी लगेगा इफ दे एक्वायर ऑन और आफ्टर 1/4/2023। अगर इससे पहले एक्वायर हुए थे और इसके बाद रिडीम हो रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है वही चलेगा। ठीक है जी। ऑनलाइन गेम्स, ये बिल में एक अमेंडमेंट आया था। ऑनलाइन गेम्स की जो इनकम है विनिंग की, इसको अलग किया गया था। पहले इनकम टैक्स होती थी अंडर सेक्शन 194B और 115BB। अब इसको अलग करके एक नया सेक्शन लाए थे, ये लाए थे 194BA और 115BBJ। ठीक है। ये एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 जुलाई 2023। इसको एक्ट में प्रीपोन कर दिया, नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इसमें याद है टीडीएस काटने के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं 10,000 की जो 194B में होती थी। इसमें अगर 1 रुपये का भी विनिंग होगा ऑनलाइन विनिंग से तो उस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है जी। बट 206AB अमेंड कर दिया इस सेक्शन को, 194BA जो टीडीएस कट रहा है ऑनलाइन गेम, इसको बाहर निकाल दिया फ्रॉम 206AB। इन द सेम लाइन 194B और BB पे भी 206AB नहीं लगता। 206AB क्या कहता है, अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब पिछले साल के रिटर्न टाइम पे पिछले साल की रिटर्न नहीं भरी है तो टीडीएस कटता है ट्वाइस द रेट और 5% विच इज हायर। तो वो जो सेक्शन है वो 194BA पे नहीं लगेगा, B और BB पे भी नहीं लगता जो लॉटरी इनकम से। ठीक है। तो सेम लाइन BA पे भी हटा दिया। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी अमेंडमेंट थी जो फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स से रिलेटेड आई थी। हमने IFSC से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उनको डिस्कस नहीं किया है बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग की दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर पब्लिक एट लार्ज। अगर आप चाहते हो मैं उसको स्पेसिफिक डिस्कस करूं तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल, है ना। जस्ट गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप मी ऑन माई दिस नंबर। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।